न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट कामेश कांत आचार्य जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जब आपसे मिला हूं तो एक ऐसे सक्सेस का परिचय मैं देख पा रहा हूं जो हर विधा में आप माहिर हैं, और मैंने भी आपका बायोडाटा देखा सर, तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो आपसे अछूता हो। सर, मैं चाहूँगा थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए कि किन किन चीज़ों को आप लेकर समाज और देश को दिशा दे रहे हैं सर। देखिए, हमारे संगठन में एक बात कही जाती है ठीक कि 84 करोड़ योनियां हैं, भांति भांति के जीव हैं जी। जिसमें थल पे विचरण करने वाले भी जीव हैं, पानी में रहने वाले भी जीव हैं, और नभ माने आकाश में विचरण करने वाले भी जीव हैं। तो इन अनेक प्रकार के जीवों में एक मानव योनि को सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इनमें सोचने समझने और सब कुछ करने की क्षमता होती है। बहुत मुश्किल से ये योनि मिलती है, लंबे अंतराल के बाद मिलती है, और इस योनि का लाभ यही है कि अगर आपको ये योनि भगवान ने आपके किसी पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण दी है, तो इस जन्म में आप और अधिक अच्छे कर्म करें, जिससे कि आपको यही योनि मिले, या इससे और आगे आप बढ़ें, देव रास्ते पर आप बढ़ें, और आपको फिर गलत योनियों में ना जाना पड़े। तो मेरा बस एक ही प्रयास रहता है कि परमपिता परमात्मा और मेरे जो गुरु रहे उनके आशीर्वाद से ये योनि मुझे मिली है, जिसमें मेरे माता पिता का बहुत आशीर्वाद है। मुझको ये जन्म मिला, मुझको लालन पालन किया, मुझको उन्होंने यथासंभव उनके पास जो संस्कार थे उन्होंने मुझ में सींचे, और गुरुओं ने अपनी ज्ञान ध्यान मुझको दिया। उस सबको एक झोली में लेकर मैं तो अब आगे चल पड़ा हूँ। समाज ने जो मुझको दिया है मैं समाज में लौटा रहा हूँ। यही कर्म है, सेवा ही धर्म है, सेवा ही संगठन है, और सेवा ही सृष्टि का मार्ग है। और परम वैभव पर जाना है तो सेवा का मार्ग अपनाइए, सब कलेश सब दुख सब कुछ संपन्न आपका हो जाएगा। बहुत अच्छी बात कही सर, आपकी एक एक शब्द अमृतवाणी है। आपके नाम के आगे आचार्य लगा है, अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, तो थोड़ा सा मुझे बताइए कि आचार तभी प्रयोग होता है जब उसी दिशा में आपका प्रयत्न हो। सर बताइए थोड़ा। देखिए, आचार्य शब्द का सबसे पहले आपको अर्थ जानना पड़ेगा कि आचार्य है क्या। जी। आचार्य आपने सुना होगा जब आप स्कूल में रहे होंगे कि भाई आजकल तो प्रिंसिपल बोल देते हैं लोग, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम में देखेंगे तो वहाँ पर अगर हम एप्लीकेशन लिखते थे तो हम लिखते थे प्राचार्य जी, प्राचार्य या प्रधानाचार्य जी, जो उनको छुट्टी के लिए या किसी बात के लिए लेटर लिखते थे ना जी, तो वो है प्रधान आचार्य या प्राचार्य। इसका मतलब वो प्रधान आचार्य हैं तो कोई आचार्य भी तो हैं। जो अध्यापक होते थे वे सब आचार्य होते थे। आचार्य का काम क्या है? दिशा निर्देश देना, जीवन में सही रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए जो आपको मार्ग दिखाए, जो आपको सफल बनाए, जो आपको ज्ञान दे, जो आपको ध्यान दे, वही आचार्य है। वो आचार्य। तो ऊपर से फिर आप अगर अपने हिंदू धर्म के शास्त्रों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर एक वर्ण व्यवस्था बोली गई है ना जी। उस वर्ण व्यवस्था का जाति व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, ना ही जन्म से कोई लेना देना है। कोई भी व्यक्ति, उसका जन्म कहीं भी हुआ, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार कोई भी व्यक्ति कोई भी मार्ग चुन सकता है, कोई भी व्यापार चुन सकता है, कोई भी कार्य करने का रास्ता अपने आप चुन सकता है। अपनी जो उसके शरीर में, उसके अंदर जो गुण हैं, जो भगवान ने प्रदत्त कर दिए, जो प्रकृति ने प्रदत्त कर दिए, उसके आधार पर वो अपना कोई भी कार्य चुन सकता है। कोई व्यक्ति आप देखते हैं कि एक ही माता पिता के 4 भाई होते हैं। आप जो देखिए ना, माता गांधारी के कितने पुत्र थे। उधर आप दूसरी देखेंगे, पांडव लोग 5 भाई थे, कुंती माता के 5 पुत्र थे, लेकिन वो 5 पुत्र में आप देखेंगे अलग अलग तो गुण उनके अलग अलग थे।
किसी में कोई गुण अच्छा था तो किसी में कोई गुण अच्छा था। हम्म, शरीर के बल अगर देखें तो भीम का कुछ और ही था। तो उनको उसी प्रकार का कार्य दिया गया कि भाई ये तो जो है गदाधारी बनेंगे और ये अच्छे अच्छे हाथी का मस्तक फोड़ने की ताकत रखते हैं, उनको वो कार्य दिया गया। लेकिन धर्म राज युधिष्ठिर, जिनको नीति शास्त्रों का ज्ञान था, जिनको धर्म का पता था, उनको धर्म माने राज्य की आज्ञा दी गई कि आप राज्य कार्य को करिए। उनमें से एक बहुत सुंदर स्वादिष्ट पकवान बनाता था, उसने वे कार्य भी किए। किसी को तलवारबाजी का बहुत शौक था, उसने वे कार्य भी किए। तो किसी को घोड़ों का बड़ा ज्ञान था, उन्होंने वे कार्य भी किए। एक ही माता के पुत्र हैं लेकिन भांति भांति के। तो इसी प्रकार हमारे समाज में जो व्यक्ति ने जन्म लिया उसके अंदर विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं। तो हमारी वर्ण व्यवस्था में कहते हैं कि जो व्यक्ति शिक्षा नीति परंपरा का काम करे या पूजा पद्धति का कार्य करे, उसको आप आचार्य कहेंगे, ब्राह्मण कहेंगे, जिसने ब्रह्म को धारण किया। राइट, ठीक है जी। दूसरा फिर आप जानते हैं कि भाई वैश्य है, क्षत्रिय है, शूद्र है। शूद्र का मतलब कोई नीचा नहीं होता है, शूद्र का मतलब सर्विस सेक्टर, जिसको आज की डेट में हम टर्शरी सेक्टर बोल देते हैं। अब अगर उस हिसाब से देखें आप तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं वो सेवा क्षेत्र में हैं, वे शूद्र कैटेगरी में आ गए। डीटीसी के चेयरमैन हैं, वे जॉब कर रहे हैं, सेवा क्षेत्र में हैं, वे टर्शरी सेक्टर माने शूद्र क्षेत्र में आ गए। बिल्कुल। तो ये इस प्रकार से अगर आप देखें तो मैंने जो है अपने स्वयं जब मैं पढ़ता था, घर की ज़रूरत थी, कुछ ऐसा था कि भाई, तो उस कारण से आपने देखा जहाँ हम बैठे हैं ये साथ में कॉलेज चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, आज भी चल रहा है ये कॉलेज। तो ये उस समय पर प्रारंभ किया था और उसमें हमने CA CS CWA की कोचिंग वगैरह हम कराई देते थे। तो वहाँ से ये प्रारंभ किया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और भी क्लासेस और कोर्सेज जुड़ते गए। तो उसमें बहुत सारे लोग, मुझे आचार्य नाम पड़ गया, गुरुजी आचार्य जी, गुरुजी आचार्य जी। तो बस वो मेरा एक संबोधन वहाँ से प्रारंभ हुआ। और मैंने ज़िंदगी में यही चुना अपने लिए कि मैं क्या करूँगा जीवन में, कि मैं लोगों को अच्छा जीवन, भला जीवन जीने की प्रेरणा दूंगा, उनको मार्ग दिखाऊंगा और जो सेवा मेरे से बन पड़ेगी समाज की मैं करूँगा। तो मैंने फिर इसी रास्ते पे चलते हुए आचार्य धर्म अपनाया। चार्टर्ड अकाउंटेंट कामेश शर्मा जी, आपसे बात करना बहुत अच्छा है, लग रहा है। हम बात करना चाहेंगे, जब हमने आपका बायोडाटा देखा सर, तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर बहुत सारे समर्पित नेताओं के साथ आपका मुलाकात है। राजनीतिक जीवन भी आपका बड़ा लंबा रहा है। थोड़ा सा मुझे बताइए, जो नए दर्शक हैं वो जान सकें कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट व्यक्ति इस तरह से भी राजनीति में इतनी ऊंचाइयों तक दखल रखता है। देखिए, मिडिल क्लास फैमिली में जब कोई जन्म लेता है उस पर भार ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे के ऊपर एक पहले से बोझ होता है कि भाई तुम्हारे पिता ये हैं, तुम्हारे ताऊ ये हैं, तुम्हारे चाचा ये हैं, माने तुम्हारा परिवार यहाँ स्टैंड करता है, तुम्हें इससे आगे जाना है। वो हमेशा उस प्रेशर में रहता है। आप देखिए, टाटा हैं, बिरला हैं और अंबानी हैं, इनके बच्चों पर उतना कोई प्रेशर नहीं है। वो जैसे चाहे जिए चाहे नहीं जिए, चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। पैदा होते ही उनके हिस्से में अरबों खरबों की संपत्ति, फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियाँ सब उनके हिस्से में होता है। वो तो आनंद से वैसे जीवन जी सकते हैं। लेकिन एक मध्यम और वो भी लोअर मिडिल क्लास में जो बच्चा पैदा होता है उसके सिर पर बहुत वजन होता है। तो मेरे पिताजी सरकारी सेवा में थे और अकाउंटेंट थे। अब उनके अकाउंटेंट होने के कारण मेरे ऊपर ये प्रेशर था कि मैं भी कहीं सरकारी सेवा में जाऊं और उनसे बड़े पद पर जाऊं। तो ठीक है, बचपन में तो उतनी समझ भी नहीं होती, तो बस एक ये था कि भाई लक्ष्य दे दिया जाता है कि आपको ऐसे ऐसे बनना है। जी। उस लक्ष्य के अनुसार हम बढ़ते गए और उसी अनुसार CA भी कर लिया। उसी करते करते दिल में आया सर, CA करने का मन कब आया आपका? वो तो नेचुरल फिनोमिनन चलता रहा कि भाई 10वीं किया, फिर
12वीं किया। मेरे फादर चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं और जिससे कि मुझे दूरदर्शन आकाशवाणी में कहीं वो लगवा दें अपने ऑफिस में ही, लेकिन मेरा मन नहीं था। मेरा दिमाग इधर चलता था थोड़ा सा कि वो क्षेत्र बड़ा छोटा है और जो व्यापार वालों का क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा होता है, वास्ट होता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकात करना, मेल मुलाकात करना, मिलना, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होने के कारण लोगों से मिलना जुलना इसमें मेरी बड़ी रुचि थी। लेकिन वो जॉब में चला जाता तो वो कूप मंडूक बन के वो गिनती के 4 लोगों में रहना और उन्हीं लोगों से मिलना, नौकरी करना, घर आना, तनख्वाह लाना, बच्चे पालना, वो एक जीवन रह जाता। वो मुझे स्वीकार नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं कॉमर्स स्ट्रीम लेता हूँ और सीए करूँगा। तो इस करके मैंने सीए किया कि भाई सीए करूँगा, प्रैक्टिस भी करूँगा, तो न जाने कितने लोगों से मिलना होगा। इंडस्ट्रियलिस्ट लोग आएंगे, उनके साथ उनके पूरी लेबर, उनके वर्कर्स जुड़े होंगे। बहुत सारे लोगों के लिए मैं अपना जो मन में चीज़ें आएंगी वो आगे बढ़ा सकूँगा। तो ये सोचते हुए तो सीए किया और करने के बाद में, लेकिन मन तो बचपन से ही समाज की सेवा में रहा। हाँ, समाज से जुड़ा हुआ था। तो वो बहुत दिन तक मैं उसमें चल नहीं पाया, क्योंकि समय होता था ऑफिस का, मैं समाज के किसी कार्यक्रम में चला जाता था, कभी कहीं चला जाता था। क्लाइंट्स आते थे कि सर वो इनकम टैक्स से नोटिस आया है, सर वो वहाँ से नोटिस आया है। कभी मैं भाजपा की रैलियों में गया हुआ होता था कि मैं कहता था भाई आज तो हमारी ये रैली है महंगाई के खिलाफ, आज तो ये पानी के उसके खिलाफ हमारा ये प्रोग्राम है, मैं तो यहाँ आया हुआ हूँ। धीरे धीरे वो क्लाइंट्स, अब उनको तो परेशानी हो रही है, वो छोड़ के जाते रहे। तो मैं भी ये चाहता था कि जाएं तो जाइए हम अपने फ्री में, हाँ, मेरी भी जान छूटे। तो बस वो दोनों तरफ से ही एक बनता चला गया और भगवान की कृपा रही कि मैं फ्री हो गया और बस मैं लग गया पूरी तरह पार्टी की सेवा में। तो अटल जी से कैसे मुलाकात हुई? अटल जी, देखिए, अटल जी हुए, आडवाणी जी हुए, मुरली मनोहर जोशी जी हुए, केदारनाथ साहनी जी हुए, मदन लाल खुराना जी हुए। ये बहुत ही बड़े तो थे, लेकिन बहुत सामान्य और साधारण तरीके से ये अपने कार्यकर्ताओं से मिला करते थे। तो जब हम कार्यकर्ता हैं और ये समय समय पर क्षेत्र में भी आते थे, तब भी मिलना होता था। या हम कभी इनकी कोठी पर चले गए, कोई विषय है, कोई बात करनी है किसी विषय में, अपने मन की बातें बताती हैं या अपने क्षेत्र की कोई बात बतानी है, तो हम लोग कार्यकर्ता लोग इकट्ठे होकर चले जाते थे। तो वे हमसे मिलते थे। तो उसी क्रम में इनसे एक बार मुलाकात, तो अनेकों बार हुआ है, अनेकों मुलाकात हुई। हाँ जी, अटल जी से, आडवाणी जी से, मुरली मनोहर जोशी जी से, खुराना जी से अनेकों बार मुलाकात हुई, एक बार नहीं। तो सर इस क्रम में जब आपने शुरुआत किया तो कई पद भी आपको मिले। जी हाँ। थोड़ा सा हल्का सा परिचय मैं चाहूँगा कि किन किन पदों की शोभा बढ़ाते हुए आप वर्तमान में इतने बड़े पोस्ट पे हैं सर आप? नहीं, बड़ी तो कोई, देखिए, बड़ा और छोटा पद नहीं होता, और पहली बात तो पद भी नहीं होता। हमारे यहाँ पर दायित्व होता है, जिम्मेवारी होती है। पद एक अलग चीज़ है। हमारे यहाँ, हमारे संगठन में इसको एक जिम्मेवारी माना जाता है, और जिम्मेवारी केवल जिम्मेवारी होती है, वो छोटी या बड़ी नहीं होती। हर जिम्मेवारी बड़ी है, कोई जिम्मेवारी छोटी नहीं है। तो कौन कौन से दायित्व मिला सर? तो देखिए, शुरू में जब मैं स्टूडेंट था, काम तो मैं तभी से करता था, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट था तो काम करता था, लेकिन जिम्मेवारी ऑन रिकॉर्ड नहीं लेता था, क्योंकि उससे फिर स्टडीज़ में कहीं ना कहीं बाधा आती। मैंने कहा मैं काम सदैव करता रहूँगा, जो भी मुझे काम देंगे, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड जिम्मेवारी नहीं लूँगा, क्योंकि उसमें फिर दिक्कतें आएंगी। तो मैंने अपना सीए करने के बाद ये हो गया कि भाई हाँ, अब मैंने सीए कर लिया है। फिर एलएलबी भी और छोटा पद नहीं होता, और पहली बात तो पद भी नहीं होता। हमारे यहाँ पर दायित्व होता है, जिम्मेवारी होती है। पद एक अलग चीज़ है। हमारे यहाँ, हमारे संगठन में इसको एक जिम्मेवारी माना जाता है, और जिम्मेवारी केवल जिम्मेवारी होती है, वो छोटी या बड़ी नहीं होती। हर जिम्मेवारी बड़ी है, कोई जिम्मेवारी छोटी नहीं है। तो कौन कौन से दायित्व मिला सर? तो देखिए, शुरू में जब मैं स्टूडेंट था, काम तो मैं तभी से करता था, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट था तो काम करता था, लेकिन जिम्मेवारी ऑन रिकॉर्ड नहीं लेता था, क्योंकि उससे फिर स्टडीज़ में कहीं ना कहीं बाधा आती। मैंने कहा मैं काम सदैव करता रहूँगा, जो भी मुझे काम देंगे, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड जिम्मेवारी नहीं लूँगा, क्योंकि उसमें फिर दिक्कतें आएंगी। तो मैंने अपना सीए करने के बाद ये हो गया कि भाई हाँ, अब मैंने सीए कर लिया है। फिर एलएलबी भी मैंने कर लिया। अब मेरी शिक्षा पूर्ण हो गई, मेरी शिक्षा में बाधा नहीं आएगी। उसके बाद मैंने
जिम्मेवारी ऑन रिकॉर्ड लेना शुरू किया। हाँ जी, ले लिया। और बूथ अध्यक्ष से लेकर बूथ सदस्य, बूथ अध्यक्ष, और उसके बाद शक्ति केंद्र प्रमुख, मंडल में मंत्री, मंडल में उपाध्यक्ष, मंडल का अध्यक्ष, फिर जिले में पदाधिकारी, जिले से आगे बढ़े तो प्रदेश में पहुँचे, और विधानसभा स्तर पर बूथ प्रबंधन का कार्य मुझे विशेष रूप से, जब मैं प्रदेश में कार्यरत था तो मुझे बुलाकर विशेष रूप से हमारे जो संगठन महामंत्री होते थे, अभी हिमाचल में पोस्टिंग है आप उनकी, श्रीमान सिद्धार्थन जी, उन्होंने विशेष रूप से मुझे बुलाकर ये कार्य दिया कि आप गंभीरता से कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं और ज़मीन पर काम करते हैं, तो हमें ये ज़रूरत है कि लक्ष्मी नगर में आज तक कोई भी विधायक हमारा जीता नहीं है, और 2020 में चुनाव है और अभी 4 साल हमारे पास हैं। आज हम आपको, अक्टूबर 16 की बात है ये, बोले हम आपको कार्य दे रहे हैं, 20 में चुनाव होगा, अभी आपके पास 3 सवा 3 साल पूरे हैं, और आप इस 3 सवा 3 साल में क्या करके दिखाएंगे, आपका यही हमने देखना है। तो ठीक है, जो जिम्मेवारी मिली तो मैंने प्रदेश वाली जिम्मेवारी छोड़ दी, यहाँ का ये कार्य पकड़ लिया, और मैंने लगातार बूथ बूथ पर जाना, प्रवास करना, मिलना लोगों से, हर बूथ की रचना क्या है, किस समाज के लोग रहते हैं, क्या उस बूथ पर रहने वाले लोगों की क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, ये सब चीज़ों को जानना, नोट करना शुरू कर दिया। उसके आधार पर फिर बहुत सारे ऐसे कार्य थे जो करने की आवश्यकता थी, तो मेरे जो भी सीनियर्स लोग थे, हमारे पार्टी के अधिकारी थे, उन सबसे मिलकर अपने जिला अध्यक्ष जी से, इनसे सबसे मिल करके उन चीज़ों का रास्ते बनाए कि इनको हम कैसे कैसे करें, क्या क्या लोगों को बताएं जिससे कि लोग हमसे जुड़ें आगे और ज़्यादा। तो उस कार्य को हम करते रहे, और फिर 2020 में तो विधायक चुन के आया, वही बताने जा रहा था कि 2020 में जब चुनाव हुआ दिल्ली में, तो आपने देखा होगा कि पूरी दिल्ली में आप पार्टी एकदम क्लीन स्वीप करके आई थी। बिल्कुल, 70 में से 62 सीटें, जी बहुत बड़ी, मतलब वास्ट बम्पिंग मेजॉरिटी होती है, वो लेकर आई थी। बीजेपी के 8 सीटें आई थी, लेकिन आप ये देखिए कि उन 8 सीटों में एक सीट लक्ष्मी नगर भी थी, जो जिंदगी में पहले कभी नहीं। जी। तो इतिहास बना था वो, आपका मेहनत ही उसमें काम आया। नहीं, ना केवल मेरी मेहनत नहीं, बहुत मैंने भी अपना काम किया। संगठन पूरी तरह से चिंता किए हुए था उस चीज़ की, और भी बहुत से कार्यकर्ताओं ने बहुत रूप में काम किया होगा, लेकिन सबके संयुक्त कार्य का परिणाम ये आया कि हम सिर उठाकर आज खड़े होकर कहते हैं कि हाँ, आज हमारी विधानसभा में हमारी ही पार्टी का विधायक है। और फिर दोबारा चुनाव हुए 25 में, तो हमारा वही विधायक, उन्हीं को दोबारा टिकट मिला, वे फिर जीत कर आए हैं। तो इस सब बातों से कि हमको खुशी होती है कि हमारे बीजेपी का विधायक है, और बड़ी तेज़ी से सब तरफ काम चल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और जो चीज़ें कभी सपना होता था लोगों का कि भाई बड़ी बड़ी, आपने देखा होगा IGL का कनेक्शन जो होता है घरेलू गैस का, पाइप्ड गैस, बड़ी बड़ी जो पोस्ट कॉलोनीज होती हैं वहाँ हमने देखा था, इधर बैंक एनक्लेव में देखा था, उधर राजधानी एनक्लेव, प्रीत विहार, अच्छी अच्छी जगह पर देखा था। लक्ष्मी नगर में तो छोटी छोटी गलियाँ हैं, कंजेस्टेड एरिया है, हम इमेजिन भी नहीं कर पाते थे कि क्या यहाँ पर होगा। लेकिन हमारे जो MLA हैं श्रीमान अभय वर्मा जी, इन्होंने 2020 के चुनावों से पहले ही वादा किया था, और 2020 में चुनावों के आने के बाद सबसे पहला काम उन्होंने वही प्रारंभ करवाया। केंद्र की मदद ली गई, और उसमें 200 करोड़ रुपया केंद्र ने स्वीकृत किया। धर्मेंद्र प्रधान जी उस समय केंद्रीय मंत्री होते थे इसके, उन्होंने इसको कराया, और दिल्ली में इधर हरदीप पुरी जी का बड़ा सहयोग रहा। तो ये सब मिलाकर के बड़ी तेज़ी से काम हुआ, और आज लगभग 2/3 विधानसभा में पाइप्ड गैस पहुंच चुकी है, 1/3 में भी 1-2 साल में पहुंच जाएगी। तो आज सब लोग खुश हैं, सबके बिल जहां 1000 रुपया लगता था तो अब लगभग 550 रुपया लगता है, 45% की बचत हो रही है। तो वो कितना बड़ी चीज़ है। किसी का 2000 का बिल आता था तो अब उसका 1100 आ रहा है, 900 रुपया महीना बच रहा है, तो अच्छा है। सर, अब दूसरी बड़ी बात इसी से मैं जोड़ना चाहूँगा, 2025 में दिल्ली प्रदेश में कई वर्षों के बाद, मेरे ख्याल से 22, 23 या 27 वर्षों के उपरांत जो है बीजेपी सत्ता में आई, तो जो माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं कि दिल्ली को और बेहतर कितना बनाए वो? ये बाइट हम उन तक पहुँचाएंगे सर। हमें तो अपील करने की आवश्यकता ही नहीं है जी, क्योंकि वे
संघ की कार्यकर्ता हैं, हम्म, एबीवीपी की कार्यकर्ता रही हैं, हम्म, उसके बाद भाजपा में आई हैं, लंबा समय उन्होंने भाजपा में बिताया है, अनेकों अनेक दायित्वों पर उन्होंने निर्वहन किया है। वे जिला अध्यक्ष भी रहीं, वे महिला मोर्चा की बड़ी बड़ी पोस्ट पे रहीं, वे प्रवक्ता रहीं और वे पार्षद भी रहीं, अनेक एमसीडी में अनेक कमेटियों की चेयरमैन भी रहीं। वो दिल्ली की नस को जानती हैं, दिल्ली वालों को क्या चाहिए वे स्वयं जानती हैं, दिल्ली की क्या समस्या है वे स्वयं दिल्ली की वासी हैं, वे स्वयं भोगती हैं, उन्हें सब पता है। तो आप तभी तो देखिए, अगर कोई दूसरे से पूछ के चलने की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वो पहले रास्ता पूछेगा तो आगे बढ़ेगा, तो वो उसकी स्पीड उतनी तेज नहीं हो सकती। लेकिन रेखा गुप्ता जी की स्पीड आप देख रहे हैं, बुलेट ट्रेन को पीछे छोड़ रही हैं वे। इतना तेज गति से कार्य हो रहा है, इतना तेज गति से कार्य हो रहा है और इतने वास्ट सर्कल में कार्य हो रहा है, माने विभिन्न आयामों पर काम हो रहा है, विभिन्न फील्ड्स में काम हो रहा है, विभिन्न सेक्टर्स में काम हो रहा है। कोई क्षेत्र अछूता नहीं है। क्या सड़क बनने की बात हो, क्या पुल बनने की बात हो, क्या यमुना जी की सफाई की बात हो, क्या हॉस्पिटल बनने की बात हो, क्या पानी की अच्छे पानी की सप्लाई की बात हो, तो ये हर फील्ड में तो काम चालू हो चुका है। अस्पताल नए बन रहे हैं, यूनिवर्सिटियां नहीं बन रही, यमुना की सफाई हो, हर चीज इतनी जबरदस्त तरीके से चल रही है कि हम बस परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा जिस गति से वे चल रही हैं उनको और एनर्जी दो, उनको शक्ति दो, उनकी ये गति लगातार बनी रहे और वे आगे बढ़ती हैं। दिल्ली प्रदेश की जनता का और दिल्ली प्रदेश दोनों का डेवलपमेंट होता रहे, राइट सर? दिल्ली की जनता का भला होता रहे, बस जी। हमारे लिए तो यही परमात्मा का सेवा है। कामेश जी, बस राजनीतिक इस परिप्रेक्ष्य में एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा। कई दशकों के बाद भारत देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री देखने को मिले हैं जो कि बहुत क्रांतिकारी बदलाव लाने की आतुर हैं और बहुत सारे निर्णय ले रहे हैं, देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत विकसित राष्ट्र बनेगा? भारत बहुत तीव्र गति से विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हो चुका है। आज कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि जगह जगह, दिल्ली की भी बात कर रहा हूँ मैं, बसों में जब बैठते थे तो लिखा होता था कृपया अनजान वस्तु को हाथ न लगाएं, बम हो सकता है, बम हो सकता है ना जी। और कहीं हम बाजार में जाते थे तो हर जगह कभी आज यहाँ कल वहाँ ये सब होता रहता था। कभी कोर्ट में, कभी कहीं, कभी कोर्ट में बम फटते थे, कभी मार्केट में बम फटते थे, कभी बस में बम फटता था, कभी ट्रेन में बम फटता था, कभी बम्बई में बम फटता था, कभी मद्रास में बम फटता था, कभी दिल्ली में बम फटता था। कौन सी जगह ऐसी थी जहाँ बम नहीं फटता था? आज ये सिर्फ मोदी सरकार की मेहरबानी है और मोदी साहब का विज़न है। उन्होंने जो अपना जीवन पूरा जिया है, पूरा खपाया है भारत के लिए, भारत माता की बारे में सोचते सोचते, और अनेकों दायित्व जो उन्होंने निभाए संगठन में, उन सब से उनको इतना ज्ञान और इतना पोषण मिला कि उनको मालूम है कहाँ पर क्या समस्या है और उस समस्या का क्या इलाज है। उन्होंने इलाज किया। आज जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में पूरी तरह से शांति है। आज कोई भूल चुके हैं लोग आतंकवाद, बाकी जगह रह गई बात जम्मू कश्मीर की। पहले आप जानते थे कि जम्मू कश्मीर जाने के नाम से आदमी थर्राता था, डरता था। बहुत सारे लोग तो वहाँ जाते ही नहीं थे। कुछ तो ऐसे परिवार हैं जो भारत को अपनी बपौती मानते हैं कि यहाँ का तो प्रधानमंत्री बनने का मतलब हमारे घर में कुत्ता भी पैदा होगा तो वही प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसे भी कुछ परिवार हैं, जी जी, है ना। अब अप्पू पप्पू कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोग पैदा हो गए हैं वो अलग विषय है ना। लेकिन वे लोग खुद बात करते थे भारत के प्रधानमंत्री बनने की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते थे कि जम्मू कश्मीर में जाएं। वो हिम्मत नहीं जुटा पाते थे कि वहाँ लाल चौक पे जाएं और वहाँ जाकर एक तिरंगा तो फहरा दें। 370 कितना बड़ा काम हुआ।
लेकिन ये मोदी जी के आने के बाद, मोदी जी के काम करने के बाद, मोदी जी ने अपने दम पर ये 370 को जो हटाया, ये उसी का परिणाम है कि वो अप्पू पप्पू जा कर के, और वो साथ में पप्पू और अप्पी दोनों जाते हैं, बर्फ़ के गोलों से खेलते हैं वहाँ। ये मोदी जी की मेहरबानी है, वरना उनके बाप दादों की हिम्मत नहीं थी कि उस लाल चौक पे जाके खड़े भी हो पाए, डरते थे। तो इतना बड़ा चेंज यही तो आया, जो मोदी जी की परिकल्पना के कारण आया। राइट। एक तरफ तो ये चीज़ है, दूसरी तरफ आप देखिए आज भारत में बुलेट ट्रेन आ रही हैं, आज भारत में न्यूक्लियर सबमरीन्स अवेलेबल हैं, डेस्ट्रॉयर्स अवेलेबल हैं, एक से एक बढ़कर तोप अवेलेबल हैं। और सर अंतरिक्ष अभियान में कितने देश के लोग आ रहे हैं? अभी वही आपको बताने जा रहा था कि ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। हमारा जो सरकार एक राफेल नहीं खरीद पा रही थी अपने कमीशनों के चक्कर में, और खाली ढक्कन लेकर आ रही थी, उससे कम पैसे में मोदी जी कितना ज़्यादा ऑपरेटर्स लेकर आए, जिस रफाल के कारण आज दुनिया हिल रही है। जो भारत हर चीज़, एक बंदूक, एक पिस्तौल भी जो विदेशों से इंपोर्ट किया करता था, दूसरे लोगों की, जो पूर्व की सरकारें रहीं, उनकी दलाली जो प्रवृत्ति थी, हर चीज़ में कमीशन खाना है, उस प्रवृत्ति के कारण वो जो यहाँ कभी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होने दी, बाहर से इंपोर्ट होता था चीज़ों का, आज ये मोदी जी का भारत है। यहाँ पिस्तौल भी बनती है, यहाँ तोप भी बनती है, यहाँ हवाई जहाज भी बनता है, यहाँ न्यूक्लियर वेपन भी बनता है। दिवाली पर लड़ियाँ हमेशा चाइना से आती थी, आज वो लड़ियाँ भारत में बनती हैं। कभी पिचकारी होली की चाइना से आती थी, अब वो भारत में बनती है। माने सुई से लेके और बुलेट ट्रेन हो या न्यूक्लियर वेपन हो या हवाई जहाज हो या तोप हो, ये सब चीज़ भारत में बनती है। और आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयुध सामान का विक्रेता है। आर्म्स एंड आर्मुनिशंस, पूरी दुनिया भारत के तेजस विमान और ऐसी तोप और ऐसे सिस्टम बनाए हैं, पूरी दुनिया भारत के पीछे है आज। कैसी ब्रह्मोस मिसाइल, क्या सूर्या मिसाइल, क्या अग्नि मिसाइल, हमारी मिसाइलों की दुनिया दीवानी है आज। ऐसे चीज़ें डेवलप करके रखती हैं, ये हमारे विकसित होने की निशानी है। हमारे इसरो ने, हमारे DRDO ने कितना ज़बरदस्त काम किया है। आज हमारा इसरो दुनिया की सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक अंतरिक्ष शक्तियों में से एक है। कई बार तो नासा के वैज्ञानिक फेल हो जाते हैं जिस क्षेत्र में। आज तक नासा के वैज्ञानिक 3 व्हीलर के खर्चे पर चंद्रयान पर कोई सैटेलाइट नहीं भेज पाए, कोई यान नहीं भेज पाए, वो भारत ने भेज के दिखाया। ये हमारी, ये मोदी के भारत है। और आगे इसमें 4 चांद लगते जाएंगे। हर दिन एक चांद नया लगेगा, हर दिन एक चांद लगेगा और चांदनी बढ़ेगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार।